तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, हमारा क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिपार्टमेंटली जो होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो उसको करें लाइक। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो इस्टेब्लिशमेंट सेट 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ चार्ट शीट इशूड अंडर डीए रूल। तो क्या है, डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल जो है उसके तहत जो है जो चार्ट शीट इशू किया जाता है उसमें द लिस्ट ऑफ विटनेस, अगर कोई विटनेस होता है, लिस्ट ऑफ विटनेस इफ एनी इज टू बी मेंशन इन। तो वो जो लिस्ट ऑफ विटनेस होता है वो किसमें मेंशन किया जाता है, कौन से एनेक्सर में मेंशन किया जाता है। तो किसी डीए रूल के अगेंस्ट में जो चार्जशीट इशू होता है, डीए रूल 1968 के अगेंस्ट में, तो उस केस में अगर कोई विटनेस होता है तो उसे मेंशन किया जाता है एनेक्सर 4 में। एनेक्सर 4 में जो है उसका मेंशन किया जाता है कि मान लीजिए कोई विटनेस है उसका, किसी मान लीजिए किसी के खिलाफ क्या हुआ, डीआर एक्शन हुआ और उसमें क्या है, कोई गवाह है, गवाह की कोई सूची है, तो उसका जो मेंशन होगा वो होगा एनेक्सर 4 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, Which of the following is not defined as a penalty under DA Rule 1968? क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे डी एंड नियम 1968 के तहत दंड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इनमें से कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, वार्निंग जो है वो दंड के रूप में नहीं परिभाषित है। वार्निंग जो है दंड के रूप में परिभाषित नहीं है। इसके अलावा जो सेंस्योर है वो भी दंड के रूप में परिभाषित है। स्टॉपेज ऑफ पीटीओ ये भी दंड, एक प्रकार का दंड है। विथ होल्ड ऑफ प्रमोशन ये भी क्या है, एक प्रकार का पेनल्टी है। तो ये तीनों ही वार्निंग को छोड़ के, वार्निंग को छोड़ के ये तीनों ही क्या है, वार्निंग को छोड़ के, वार्निंग को छोड़ के ये तीनों ही क्या है, पेनल्टीज हैं, दंड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द चार्ज एम्प्लॉय बिफोर। क्या कहा है कि अनुशासनात्मक जांच के समापन के बाद आरोपित कर्मचारी पर डैश से पहले कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। मतलब मान लीजिए क्या है, कोई भी कर्मचारी के अगेंस्ट में क्या है, डीआर एक्शन होता है और डीआर एक्शन के बाद क्या होता है, जो जांच होता है उस जांच में जो आरोपित कर्मचारी है उस पे क्या है, कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। कब तक, जब तक कि क्या हो, इशू ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर इशू ना हो जाए तब तक क्या है उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। स्पीकिंग ऑर्डर इशू होने के बाद ही क्या होता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो कथन गए दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों सही है, अगर दोनों गलत है तो दोनों गलत, अगर कोई एक सही है तो वो भी बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। सबसे पहला दिया गया स्टेटमेंट, इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ड्यूरिंग disciplinary proceedings against him or her, the proceedings shall be deemed to have concluded and the disciplinary authority may recommended a cut in pensionary benefit against him or her। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी क्या होता है, अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान क्या होता है, सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी और अनुशासनात्मक पदाधिकारी उसके खिलाफ क्या करेगा, पेंशन लाभ में कटौती की सिफारिश कर सकता है। तो पहला कथन ये दिया गया है। दूसरा कथन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा कथन है, अंडर डीए रूल अ चार्जशीट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एंटी नेशनल एक्टिविटी विद द अप्रूवल ऑफ हिज और हर लास्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी एंड ए रूल के तहत किसी भी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के खिलाफ उसके अंतिम नियंत्रक अधिकारी की मंजूरी से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में आरोप पत्र जारी किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि ये दोनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि क्या कोई रेलवे कर्मचारी जो क्या है,
उस सेवानिवृत्त होने वाला है, उस दौरान क्या है, उस सेवानिवृत्त हो जाता है और उसमें क्या है, उसकी जो डीआर एक्शन है वो क्या खत्म करके उस पे कोई एक्शन लिया जाएगा और उसको जो पेंशनरी बेनिफिट होगा उस पे कटौती किया जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि अगर एक बार रेलवे पेंशनर, एक बार रेलवे एम्प्लॉय जो है रिटायरमेंट हो जाता है तो उसमें उसमें क्या है, बिना किसी राष्ट्रपति के आदेश के बिना उस पर कोई भी क्या है, कार्रवाई नहीं किया जा सकता। उस चाहे वो अंतिम नियंत्रण अधिकारी के पास से ही क्यों ना हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। अगर उस पर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट का अनुमति लेना पड़ेगा, तभी कार्रवाई हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बोथ आर इनकरेक्ट। बोथ आर इनकरेक्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट डज रूल 25 ऑफ RSDA रूल 1968 डील विथ। तो बोला है कि RSDA जो रूल है 1968, उसका जो 25वां नियम 25 है वो क्या कहता है। तो ये कहता है रिवीजन के बारे में। मतलब अगर कोई रूल जो है, डीए रूल जो है 25, वो क्या बताता है, रिवीजन के बारे में बताता है कि उस पे क्या रिवीजन किया जा सकता है, उस पे क्या संशोधन किया जा सकता है। अगर उस पे रिवीजन करना है तो उस पे क्या रिवीजन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एन एम्प्लॉय हु इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस shall be treated as ineligible for all future employment under the government। पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, अ रिटन वार्निंग एंड सेंसर आर बोथ माइनर पेनल्टी अंडर डीए रूल। तो क्या बोला है, रिटन वार्निंग और सेंसर दोनों ही क्या है, क्या दोनों बोथ जो है माइनर पेनल्टीज के अंदर आते हैं अंडर डीए रूल। डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल के तहत क्या है, दोनों जो है वो माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आते हैं क्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओनली एक करेक्ट है। यानी जिस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो उसको क्या होता है, सरकार के तहत भविष्य के सभी रोजगार के लिए क्या होता है, अयोग्य माना जाता है। जिसको क्या किया जाता है, डिसमिस्ड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वो रेलवे के क्या, किसी भी सरकारी सेवा में अपना योगदान नहीं दे सकता, उसके लिए उसे अयोग्य माना जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन किस लिए गलत है, क्योंकि सेंसर क्या है, वार्निंग, माइनर वार्निंग है, पर माइनर क्या है, माइनर पेनल्टी है सेंश्योर, पर वार्निंग जो है माइनर पेनल्टी के अंदर नहीं आता है। वार्निंग जो है माइनर पेनल्टी के अंदर नहीं आता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन बी क्या है, सही नहीं है। ओनली ऑप्शन ए सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें भी दो कथन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट दिया है, पार्टिसिपेशन बाय रेलवे एम्प्लॉय इन एन इलीगल स्ट्राइक शैल कॉज अ ब्रेक इन सर्विस। क्या बोला गया है, क्या किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा अगर वो क्या करता है, अवैध हड़ताल में भाग लेने से क्या उसकी सेवा में रुकावट आएगी। पहला कथन ये दिया गया है। दूसरा दिया गया है, दिस ब्रेक इन सर्विस इन करियर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय कैन बी कंडोन्ड बाय ओनली बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जो माफी होगा रेलवे कर्मचारी के करियर में इस सेवा का विराम को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही माफ किया जा सकता है। तो ये कथन क्या है, ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है। ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ SRPF, मतलब नॉन कंट्रीब्यूटरी बोला गया है, नॉन कंट्रीब्यूटरी बोला गया है। SRPF मतलब होता है स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल। SRPF मतलब स्टाफ स्टेट रेलवे स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल। इसका मतलब क्या है, रेलवे स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल। तो इसके तहत कितना देना पड़ता है, तो इसके तहत देना पड़ता है 1/12 देना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन टू SRPF नॉन कंट्रीब्यूटिव इज इक्वल टू 1/12, 1/12वां भाग जो है मंथली इमोलमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन जो एम्प्लॉय उसको देना पड़ता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीएफ? एसबीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर है स्टाफ बेनिफिट फंड। एसबीएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टाफ बेनिफिट फंड। नेक्स्ट है, द अपर एज लिमिट ऑफ क्लेमिंग reimbursement ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन द केस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एज। तो जो अपर एज लिमिट है कितना साल तक मिलेगा? अपर एज लिमिट कितना साल तक जो है एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? तो सही आंसर है 20 साल, और टिल द टाइम ऑफ पासिंग क्लास 12 विच एवर इज अर्लियर। चाहे 20 साल का हो या फिर 12th पास कर गया हो, दोनों ही केस में जो पहले होगा तभी तक मिलेगा क्या? बाल शिक्षा भत्ता। क्या पूछा गया? सामान्य बच्चों के मामले में बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा करने की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका ऊपरी सीमा जो है 20 साल तक है, और या फिर वो क्या है 12th पास कर जाए। दोनों में से जो पहले होगा तभी तक उसको बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हेन अ रेलवे सर्वेंट प्रीसीड्स ऑन ड्यूटी फॉर 10 आवर्स बियॉन्ड 7 किलोमीटर फ्रॉम हिज और हर हेडक्वार्टर, व्हाट इज द रेट एट विच ही और सी विल क्लेम द ट्रेवलिंग अलाउंस? तो वो किस रेट से क्या करेगा? ट्रेवलिंग अलाउंस का दावा करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो अगर 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहा है, सात अपने मुख्यालय से क्या है 7 किलोमीटर से अधिक होगा, और 10 घंटे की ड्यूटी पर जाता है, तो वह क्या है किस दर पर यात्रा भत्ते का दावा कर सकता है? तो इस केस में क्या है, ये नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दीज आएगा। क्या होना चाहिए? 8 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, और 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी रहेगा, 12 घंटा रहेगा, तो 100% क्लेम हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें भी दो कथन दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन द केस ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर द स्टाफ कैन क्लेम टीए फॉर मैक्सिमम 180 डेज। पहला कथन दिया गया है, बोला गया है कि अगर अस्थायी स्थानांतरण होता है, मतलब टेम्पोररी बेसिस पे ट्रांसफर होता है, तो उस केस में क्या कर्मचारी अधिकतम 180 दिनों के लिए टीए का दावा कर सकता है क्या? ये पहला कथन दिया गया है। दूसरा दिया है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय इफ द बियॉन्ड ऑफ टेम्पोररी ट्रांसफर एक्सीड 180 डेज। तो ये क्या किया गया है कि बोला गया है कि अगर किसी का टेम्पोररी ट्रांसफर होता है, और क्या होता है उसका जो पीरियड होता है 180 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या उसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, यानी जो ट्रांसफर होने के बाद जो अमाउंट मिलता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मतलब समग्र स्थानांतरण अनुदान, तो उस केस में क्या उसे मिलेगा क्या? तो ये क्या है, सिर्फ पहला कथन सही है। क्या कि अगर किसी का अस्थायी स्थानांतरण होता है और कर्मचारी क्या है उस केस में 180 दिनों के लिए टीए का जो दावा है कर सकता है। अधिकतम कितना है? 180 दिनों तक टीए का दावा कर सकता है। अगर किसी भी रेलवे कर्मचारी का क्या है अस्थायी तौर पर तबादला हुआ है, तो उस केस में वो मैक्सिमम 180 दिनों तक का टीए जो है वो क्लेम कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी? डीसीआरजी क्या है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी है। ये कब मिलता है? अगर रिटायरमेंट हो जाए या फिर सेवा से पहले ही क्या है मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस केस में भी ये दिया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी है। एज पर 7th पे कमीशन के तहत कितना है डीसीआरजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख। कितना है? 20 लाख। अभी शायद ये बड़ा बढ़ गया है, ये हो गया 25 लाख के आसपास हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन दैट इज ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय हु अटेंड 90 ईयर्स ऑफ एज? अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है 90 साल की जो है आयु सीमा को प्राप्त कर चुका है, तो उसको कितना एडिशनल जो है रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा उस व्यक्ति को? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 100% ऑफ द बेसिक पेंशन। 100% ऑफ द बेसिक पेंशन जो है उसको मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी क्या है, दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, द कम्यूटेटेड अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड ऑन द completion of 15 years of from the date of reduced pension ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन। मतलब
पेंशन की परिवर्तित राशि कम पेंशन की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर बहाल की जाएगी। जो एक पेंशन की जो परिवर्तित राशि है, कम पेंशन की तारीख जो है, उसमें 15 वर्ष पूरे होने पर बहाल किया जाएगा। दूसरा दिया गया है कि अंडर द ओल्ड पेंशन सिस्टम रेलवे सर्वेंट विल एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 20 ईयर्स फ्रॉम द क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्या बोला गया है कि पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत क्या है, अगर कोई रेलवे कर्मचारी 20 साल से ज्यादा की जो है सेवा की योग्यता पूरा कर चुका तो उसे मानसिक पेंशन के हकदार होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है कि अगर कोई पेंशन की परिवर्तित कम पेंशन की जो तारीख है तो 15 वर्ष पूरे होने पर ही बहाल की जाएगी। और पुरानी पेंशन के तहत 20 साल का योग्यता वाला सीम नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी। अगर आपको रिटायरमेंट ग्रेजुटी प्राप्त करना है तो मिनिमम कितने साल का क्वालिफाइंग सर्विस आपके पास होना चाहिए? सही आंसर है 5 साल। सेवानिवृत्त जो ग्रेचुइटी होता है उसको पाने के लिए मिनिमम 5 साल का नौकरी करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, the number of candidate to be called for a trade test should be equal to the number of existing vacancy plus those anticipated during the next 1 year। ये पहला कथन दिया गया है। बोला गया है कि अगर कोई ट्रेड टेस्ट होता है तो टेस्ट में कितना आदमी बुलाना जाए पड़ेगा। तो ये लिखा है यहाँ पे कि टेस्ट पर बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या होगी वो मौजूदा रिक्तियों की संख्या और अगले 1 वर्ष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि द maximum time limit for completion of trade test is 6 weeks or else it will be treated as fresh trade test। तो जो ट्रेड टेस्ट होना है उसका जो मैक्सिमम कंप्लीशन पीरियड क्या है? 6 वीक है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे पूछा गया तो इस केस में क्या है? दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला बात कि ट्रेड टेस्ट में कितना आदमी बुलाना पड़ेगा, पहले तो जितना रिक्तियां हैं प्लस जितना आने वाले 1 साल के दौरान रिक्तियां हो जाएंगी, दोनों को जोड़ के जितना आता है उतना ही ट्रेड टेस्ट में बुलाए जाने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरा कथन पूछा गया है कि जो ट्रेड टेस्ट होता है उसका कंप्लीशन का टाइम जो बांधा गया है वो कितना है? 6 सप्ताह, मतलब 1.5 महीने के अंदर वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया है, in recruitment reservation provided for SC, ST, OBC and EWS is candidate is horizontal in nature। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है फॉर प्रमोशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी रेलवे एम्प्लॉय विद इन देयर केड पोस्ट बेस्ड रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन इज यूज्ड। मतलब हिंदी में बोले तो भर्ती में जो है SC, ST, OBC और EWS जो है उम्मीदवारों के लिए जो प्रदान किया गया आरक्षण जो है वो क्षैतिज प्रकार का है। ये पहला कथन है। दूसरा दिया गया अपने कैडर के भीतर PWBD रेलवे कर्मचारी जो होते हैं वो पदोन्नति के लिए आरक्षण के पोस्ट आधारित रोस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस केस में आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ आर इनकरेक्ट। दोनों ही क्या है? दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं। फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इसमें भी दो कथन दिया गया है। पहला कथन दिया गया है फॉर अ प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर ग्रेड it is essential to complete at least 2 years of qualifying service in immediate lower grade as on date of the test। बोला गया है कि अगर क्या है चयन द्वारा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देना है तो उस केस में परीक्षण की जो तिथि होगी उसके अनुसार क्या होना पड़ेगा? उससे कम ग्रेड में कम से कम 2 साल का योग्यता पूरा कर लिया होना पड़ेगा, तभी क्या है उसको योग्य माना जाएगा। दूसरा जो दिया गया, देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर पासिंग मार्क्स ऑफ SC, ST एम्प्लॉय इन द प्रमोशन ऑफ सेफ्टी कैटेगरी। मतलब सुरक्षा श्रेणी, मतलब सुरक्षा श्रेणी में कौन आता है? SNT आता है, इंजीनियरिंग आता है, ऑपरेटिंग आता है। तो उस केस में जो सुरक्षा श्रेणी में पदोन्नति में जो SC, ST कर्मचारी के लिए जो उत्तीर्ण अंकों में कोई छूट मिलता है क्या? कोई छूट नहीं है। तो इस केस में क्या है? ऑप्शन नंबर बी बोथ ओनली बी इज करेक्ट। तो क्या है? सिर्फ बी करेक्ट है। मतलब
सुरक्षा श्रेणी में जो है उसमें SC ST को कोई भी खासा छूट नहीं मिलता है। ये वाला कथन जो बी नंबर कथन है वो केवल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ ST ST एम्प्लॉय हु आर प्रमोटेड अंडर द बेस्ट अमंग फेल्ड स्कीम इज टू बी रिव्यूड आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन। तो ये कितने ड्यूरेशन के दौरान रिव्यू किया जाना चाहिए? सही आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ के बाद रिव्यू किया जाना चाहिए कि जो फेल, जितने सारे लोग जो क्या है, अगर SC ST एम्प्लॉई है और उसको क्या किया जाए, प्रमोट कर दिया जाता है अंडर कौन सी स्कीम में? बेस्ट अमोंग्स फेल, जितना भी फेल कैंडिडेट है उसमें सबसे अच्छा जो है SC ST वाले कैंडिडेट को मिला है, तो उस केस में जो उसका रिव्यू करना होता है वो कितने पीरियड के दौरान रिव्यू करना पड़ता है? 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के पीरियड में रिव्यू करना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारे ये वीडियो सीरीज नए पसंद आ रहा है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को करें लाइक। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा है फ़ोन पे नंबर, आप इस पे फ़ोन पे भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।